वेलकम एवरीवन। लास्ट क्लासेज में अपन ने डिस्कस किया था जो सॉलिड स्टेट है उसका बेसिक पोर्शन को लेके, जहां अपन ने मैटर और एनर्जी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद में अपन ने जो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है वो सारे डिस्कस कर लिए थे। आज के इस लेक्चर में मैं आगे का कुछ पोर्शन डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। उसके बाद में एक लेक्चर में कंप्लीटली अपन जितने भी यूनिट्स है आपके रिलेटेड होते हैं कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड, वो सारे डिस्कस करेंगे इसमें। तो लास्ट टाइम में आपको एक चीज़ सिखाई थी कि आपके पास में ओवरऑल जो क्रिस्टलाइन सॉलिड था वो 4 टाइप का था। फटाफट कंपैरिजन करके इसको फिनिश करेंगे। उसमें मॉलिक्यूलर के टाइप्स को समझाना बस बाकी रहता है। तो एक्चुअली जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड आता है वो 2 टाइप से देखा जाता है। एक तो होता है इसमें पोलर मॉलिक्यूल होने के आधार पे, एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इन दोनों के अलावा एक स्पेसिफिक बात ये देखी गई कि कहीं कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है। तो इसको 3 टाइप से रीड करते हैं। एक तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक होता है नॉन पोलर, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, पोलर। और जो मॉलिक्यूल पोलर होता है उसका म्यू का मान क्या होता है, इज नॉट इक्वल 0, यानी जिसका डाइपोल मोमेंट क्या हो, नॉट 0 हो। मोर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे HCl आ गया, ठीक है, HF आ गया, HBr आ गया, NH3 आ गया, BF3 तो नहीं आएगा, ठीक है। और ये सब एग्जांपल्स को अगर आप नोटिस करते हो, PCl3 आ गए, यहाँ पे अगर नोटिस करते हो तो इन सब में जो भी आपके पास में आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। और जहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है जनरली वहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डिफरेंट आता है। इसलिए डाइपोल मोमेंट म्यू अगर नॉन 0 है तो उन सबको क्या बोलते हो, पोलर मॉलिक्यूल। और जो भी पोलर मॉलिक्यूल वाले सॉलिड आ जाएंगे वो सारे के सारे कैसे सॉलिड होंगे, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, नेक्स्ट बात आती है बेटा नॉन पोलर की। तो यहाँ आप सिंपली माइंड तो ये रखो कि जहाँ डाइपोल मोमेंट 0 हो। अब डाइपोल मोमेंट 0 होने की मैक्सिमम कंडीशंस में क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट 0 होना चाहिए, यानी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मोर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं बात करूँ यहाँ पे N2 F2 O2 Cl2, ये सारे के सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स अपन देख रहे हैं सारे के सारे सॉलिड स्टेट में लेने हैं अपने को। इसके अलावा जैसे BF3 की बात करें तो बोरोन में क्या होता है, इस तरीके से होता है, ये ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे वेक्टर रूल लगा के देखते हो तो आप जितना डाइपोल मोमेंट इधर आ रहा है, और वेक्टर रूल क्या कहता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास मास और डायरेक्शन हो। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ होता है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। तो यहाँ डायरेक्शन भी है, इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है, और आपको सबको पता है इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। ओके, तो मास और डायरेक्शन दोनों है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर रूल फॉलो करेगा। तो आपको पता है इधर भी आप घटक लोगे, इधर भी घटक लोगे, यहाँ से जो घटक आएगा कोस घटक दोनों एक दूसरे को, देखो यहाँ कोस 30, यहाँ कोस 30, ये क्रॉस करेगा, ये साइन 30, ये साइन 30, ये साइन 90, ओवरऑल वैल्यू ओवरऑल क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। करके देख सकते हो आप वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे केमिस्ट्री का पोर्शन है नहीं, कभी डिस्कस कर लेंगे जब अपन थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे इसको। केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास में आप वैसे सीख के आए, उसमें डेप्थ में सिखाया जाता है पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अगर नहीं सीखा है तो आप 11th क्लास के जो भी अपन लेक्चर अपलोड करेंगे केमिकल बॉन्डिंग, उसमें देख सकते हो। अगला आता है H बॉन्डिंग। तो H बॉन्डिंग दुनिया में 3 ही जगह पाया जाता है ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ। इन सब के अलावा अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करोगे तो कार्बन के साथ भी H बॉन्डिंग दिखाई जाती है। तो मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की, तो H बॉन्डिंग इन्हीं के साथ दिखाया जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम अट्रैक्ट करेंगे। अब कई बच्चों के माइंड में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि सर क्लोरीन को क्यों नहीं लिया। तो क्लोरीन में क्या होता है, थोड़ा सा जैसे आप टॉप टू बॉटम आते हो, साइज इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ एक साइज का लोचा हो जाता है। एक्चुअली इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाई है ही, दो लॉजिक यहाँ काम कर रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होना, एक साइज का क्या होना, स्मॉल होना। अगर कोई बोले कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई Cl की भी होती है, उसको यूज क्यों नहीं किया, नाइट्रोजन की तरह इसकी भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी, तो उसका रीजन ये है कि क्लोरीन का साइज क्या हो जाता है, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज इसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 3p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं, वहाँ 2p तक जाते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स क्लियर। ये आपका हल्का सा आइडिया था इसका मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स का, पोलर, नॉन पोलर और H बॉन्डेड का। अब बात करें जाए इनमें बॉन्डिंग कैसी रहेगी, तो आपको पता है, देखो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, डाइपोल मोमेंट के कारण है। तो यहाँ जो फोर्स काम करेगा वो करेगा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स या इंडक्टिव
ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो जीरो है, म्यू इक्वल जीरो आ गया। यहाँ नॉन जीरो यानी यहाँ म्यू जीरो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो वहाँ जो अट्रैक्शन होगा वो दुनिया का सबसे वीक अट्रैक्शन होगा। इसी के बीच में जो फोर्स काम करता है उसे ही बोलते हैं बच्चों डिस्प्लेस फोर्स और लंदन फोर्स। इसके बाद में बात आती है एच बॉन्डिंग की। तो एच बॉन्डिंग जनरली तो वीक होती है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ आइस की तो वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग हो जाती है। जब इंटरनल एच बॉन्डिंग होती है तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आउटर एच बॉन्डिंग क्या होती है, वीक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ये एक प्रकार का वाटर वाल बॉन्ड ही होता है एच बॉन्डिंग, लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है उससे। ओके, अब इन सब के अलावा बाकी प्रॉपर्टीज तो आपको पता है, मॉलिक्यूलर है तो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड कौन सा बॉन्ड वो होगा, वांडरवाल बॉन्ड्स। वांडरवाल बॉन्ड फॉर्म्स होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं। वीक बॉन्ड होने के कारण इन सारे जो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे इसके सॉलिड के, वो सारे के सारे सॉलिड्स क्या होते हैं, एक प्रकार के सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, वीक सॉलिड होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम मिलेगा। इन सब के अलावा खास बात जो रहेगी वो ये रहेगी कि इनको जो इलेक्ट्रिकल नेचर है वो क्या मिलेगा, नॉन कंडक्टर या बेड कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के शो नहीं करेंगे। आज का नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू होने जा रहा है वो इंटरेस्टिंग है। तो आज का टॉपिक अपना यूनिट सेल्स, और उसके साथ साथ देखेंगे अपन क्रिस्टलाइन लैटिस। तो यूनिट सेल्स क्या होती है, देखिए यूनिट सेल से पहले मैं एक वर्ड एक्सप्लेन करूंगा आपको, क्रिस्टलाइन लैटिस। तो क्रिस्टलाइन लैटिस क्या होता है, एज इट इज जैसे अज्यूम करिए कि यहाँ पे 3D में काफ़ी सारी बॉल ही बॉल पड़ी है। ये पूरा रूम है अपना, या एक हॉल है जहाँ आप बैठे हो, उस रूम हॉल को इमेजिन करिएगा, वो पूरा का पूरा बॉल से भरा हुआ हो या फुटबॉल से भरा हुआ होगा। तो ये ऐसे ही है, एज इट इज सेम टू सेम। जैसे ऐसे काफ़ी सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक सिस्टमेटिक तरीके से ऐसे काफ़ी सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आएंगे। जैसे ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपको फ्रंट में दिख रहे हैं, वैसे ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इनके बैक भी होंगे, ऐसे ही इनके आगे भी आएंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो मैं जैसे ड्रा करने की कोशिश करूंगा अलग तरीके से। कुछ इस तरीके से भी होंगे। तो यहाँ अगर आप देखते हो तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नजर आने लगेंगे। इस तरीके से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, एक लेयर आगे की तरफ होगी, एक पीछे की तरफ होगी। अगर आप आगे वाले लेयर को नोटिस करते हो तो इनके सेंटर पॉइंट को अगर मैं मर्ज करूँ, देखो यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर नजर आ रही है। अगर बैक वाले के सेंटर पॉइंट को आप मर्ज करते हो तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर नजर आएगी आपको। जहाँ इनको अगर आप मिला के देखते हो तो एक 3D में लेटिस लाइक स्ट्रक्चर बनने लगी। जैसा कि यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, जो मैंने मार्क किया है यहाँ यहाँ यहाँ। ये देखिए एक नेट लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है। तो जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इनका 3D में अगर आप अरेंजमेंट देखते हो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन 3D बाई मैच, बाई डॉट लाइन। मैच करना है इसे डॉट लाइन से, जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगी उसी को आप बोलोगे क्रिस्टलाइन लैटिस। देखिए कैसे बनता है, इसको मैं थोड़ा सा इमेजिन कर लेते हैं अपन। जैसे मान लो ये फर्स्ट लेयर आ गई, ठीक है, उसके सेंटर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये फिर सेकंड आ गई, फिर ये थर्ड आ गई। इस तरीके से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फिर किस तरीके से आएंगे, इस तरीके से इनको मिला दो। जैसे ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वैसे और भी होंगे। जैसे मैं यहाँ बना के, चलो इसके बजाय अलग ही बना लेते हैं। ऐसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसके साइड में भी होंगे। इसके साइड में भी होंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ऐसे ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऊपर भी होंगे। जैसे यहाँ आप लेफ्ट राइट दिखा रहे हो, वैसे ऊपर की तरफ भी आएंगे। ऐसे यहाँ आगे दिखा सकते हो, बनाते ही जाओ, कोई एक दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो होंगे नहीं, आपको पता है अनलिमिटेड होंगे, मैक्सिमम होंगे, काफ़ी ज़्यादा होंगे। और बनाना चाहो तो और बना लो।
ये जो स्ट्रक्चर बन रही है ना, नेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइन लैटिस। यानी जितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है 3D में अरेंज है, उनको अगर आप डायरेक्टली मैच करते हो तो जो स्ट्रक्चर बनती है उसे क्रिस्टलाइन लैटिस कहा जाता है। तो क्रिस्टलाइन लैटिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ मिड पॉइंट या सेंटर पॉइंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन लैटिस। जितने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के सेंटर पॉइंट को मार्क करो, क्रिस्टलाइन लैटिस तैयार होगा। अब आज का जो लेक्चर है ये यूनिट सेल पे बेस्ड रहेगा कंप्लीट। तो यूनिट सेल क्या होता है? द सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टलाइन लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल या शॉर्टेस्ट। तो इसका शॉर्ट से शॉर्ट पास्ट क्या आ रहा है, ये देखिए, ये जो पार्ट मैंने हाईलाइट कर दिया है रेड से, यही पार्ट इसका सिंपलेस्ट पार्ट है। ये जो सिंपलेस्ट या शॉर्टेस्ट पार्ट है इसी को क्या बोलोगे आप? यूनिट सेल्स बोलोगे। तो यूनिट सेल्स क्या होती है? दो यूनिट दे आर रिपीटेड मैनी टाइम इज फॉर्म्ड क्रिस्टलाइन लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। यानी ऐसी यूनिट जिसको बार बार आप रिपीट करो तो किसका फॉर्मेशन होता है? यूनिट क्रिस्टलाइन लैटिस का, उसी को यूनिट सेल कहते हैं। तो यूनिट सेल क्या होती है समझ में आ गया होगा। क्रिस्टलाइन लैटिस का स्मॉलेस्ट या सिंपलेस्ट पार्ट जो होता है वही आपका यूनिट सेल होता है दोस्तों। अब देखिए यूनिट सेल्स के बारे में। तो यूनिट सेल को ओवरऑल 2 टाइप से क्लासीफाई किया गया है। यूनिट सेल ओवरऑल 2 टाइप से आपको सीखना है। कौन कौन सी फटाफट देख लेते हैं, फिर इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की कहानी और समझेंगे इसी लेक्चर में। तो यूनिट सेल्स 2 टाइप की होती है। एक तो होती है सिंपल, इसका दूसरा नाम है क्रोमैटिक। दूसरी आती है सेंट्रल यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल नाम से ही समझ में आ रहा है, सिंपल का मतलब एकदम सिंपल होगी, सीधी सादी है। तो सिंपल यूनिट सेल कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल और केवल इन कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे मैं डॉट द्वारा दिखा रहा हूँ, बाकी ऐसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कंप्लीटली इस तरीके से आएंगे। यहाँ पे इस तरीके से आप दिखा सकते हो इनको, यहाँ वालों को भी इस तरीके से, ये सारे टच रहेंगे यहाँ पे, एक दूसरे को टच करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं बस इमेजिन करने के लिए इस तरीके से डॉट से दिखाऊंगा डायरेक्ट। तो if constituent particles are present only corner, then it will called simple or primitive unit cell. If the constituent particles are arranged corner plus other position, then we will call central unit cell. कॉर्नर पे तो रहेंगे प्लस अदर पोजीशंस पे भी रहेंगे। अब अदर पोजीशन क्या क्या हो सकती है उस हिसाब से इसको देखा जाता है। तो पहले आती है बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। तो इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ कहाँ होंगे? देखिए फर्स्ट तो यहाँ पे कॉर्नर पे हमेशा रहेंगे ऑलवेज। तो कॉर्नर का तो मैं डायरेक्ट बना देता हूँ। इसके अलावा जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आएगा वो आएगा इसके सेंटर में, एक इस प्रकार बॉडी के अंदर आ रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल या बॉडी सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। सेंट्रल टाइप का यूनिट सेल में फर्स्ट टाइप हो गया ये। अगर मैं सेकंड टाइप की बात करता हूँ इसमें, तो वो आता है ECC। इसका मतलब होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा? कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स आपके वो कॉर्नर पे तो रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 2 अपोजिट फेस पे आएंगे। यानी या तो इस फेस पे दिखा दो और दूसरा इस फेस पे, या इस पे या फ्रंट बैक पे, एनी 2 फेस पे। यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक तो कहाँ होंगे? कॉर्नर पे, इसके अलावा अपोजिट 2 फेस पे। तो मैं इनको अलग अलग से दिखा देता हूँ जो डिफरेंस आ रहा है। थर्ड आएगा यहाँ पे यूनिट सेल का, जो सेंट्रल यूनिट सेल है इसका थर्ड टाइप आएगा भाई फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर यूनिट सेल। अब इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आएंगे वो कहाँ कहाँ आएंगे वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फर्स्ट तो आएंगे कॉर्नर पे, वो तो ऑलवेज फिक्स है, ठीक है। कॉर्नर पे तो सभी प्रकार के यूनिट सेल्स में आएंगे बच्चों। यहाँ पे इसके अलावा जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसमें आएंगे वो आएंगे ऑल फेस, अप डाउन लेफ्ट राइट फ्रंट और बैक, यानी टोटल 6 फेस होगी। 6 की 6 पे आपको कंस्टिट्यूएंट पार्ट। इसके अलावा 4 टाइप आपको और सीखना पड़ेगा, वो है हेक्सागोनल क्लोज ब्रैकेट, ऐसे, ठीक है। आप उसको अलग से देखेंगे।
ये आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट होने के अकॉर्डिंग आपकी यूनिट सेल को कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट आता है सिंपल और प्राइमेटिव, सेकंड आता है सेंट्रल यूनिट सेल। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है उसको लेके कुछ क्वेश्चंस बनना स्टार्ट होते हैं, उसी से न्यूमेरिकल्स का चांसेस बनता है। वो कैसे बनता है देखते हैं अभी। तो ये हो गई आपकी यूनिट सेल। नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ये देखते हैं। अगर आपको कॉन्ट्रीब्यूशन देखना है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ या आप बोल सकते हो नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल। नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल, ये देखना आपको। तो यह इसको कई जगह रैंक ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या रैंक ऑफ यूनिट सेल भी बोला गया है। मीनिंग क्या है इसका बाद में समझेंगे, उससे पहले देखते हैं कि यह यूनिट सेल में कॉन्ट्रीब्यूशन किस तरीके से। तो फर्स्ट इसमें देखेंगे अपन सिंपल और प्राइमेटिव के लिए। तो फर्स्ट देखते हैं अपन सिंपल या प्राइमेटिव यूनिट सेल के लिए। देखिए किस तरीके से आता है। सिंपल में क्या होता है, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सबसे पहले तो ये रिटर्न करना है अपने को कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो अपने को पता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज ओनली कॉर्नर, कॉर्नर में प्रेजेंट रहेंगे। किस तरीके से रहेंगे, अब देखिए यहाँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। अब इस चीज़ को समझते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ अरेंज किस तरीके से ओवरऑल। तो मैं इस चीज़ को ऐसे बना लेता हूँ, यहाँ एक बार बना के देख लेते हैं अपन लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को समझना, जिससे आसान हो जाए। कुछ इस तरीके से है। तो आप सोच के देखिए, यहाँ जो कंस्टिट्यूएंट, ये जो यूनिट सेल है, इसके जस्ट इधर भी यूनिट सेल होगी इस तरीके से। ऐसे इसके ऊपर भी यूनिट सेल होगी। तो यहाँ जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आएगा, देखिए यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए कितनी जगह डाइवर्ट हो रहा है। ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हाफ तो ऊपर वाली लेयर में चला जाएगा, इसमें कितना आ पाएगा, हाफ आ पाएगा। अब इस हाफ में कॉन्ट्रीब्यूट होना देखिए कितना आ रहा है, एक कॉर्नर पे एक कॉन्ट्रीब्यूट इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर और एक इधर, इस तरीके से टोटल 4 जगह कंट्रीब्यूट हो रहा है। अब हाफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके पास कुछ इस प्रकार, वो कितनी जगह डाइवर्ट हो गया देखिए। ऊपर वालों को साइड कर देते हैं एक बार, 1 2 3, ये सामने ऐसे हैं और एक उधर की तरफ। तो टोटल कितनी जगह डाइवर्ट हो रही है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, 4 जगह। हाफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ये 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है एक कॉर्नर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, 1/8 आएगा। तो एक कॉर्नर पे अगर आपसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पूछे तो ये कितना आ रहा है, 1/8। टोटल कॉर्नर कितने होंगे देखिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर होते हैं। तो 8 कॉर्नर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितना आएगा, 1/8 × 8, यानी ओवरऑल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितना आ गया, 1 आ गया। ओके, और अगर यहाँ से इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, घर पे माचिस की डिब्बी लेना काफ़ी सारी और उनको रखना एक दूसरे पे, यहाँ सेंटर में कुछ भी रख के देखना, वो टोटल ओवरऑल जो कॉर्नर आएगा वो 8 जगह टच होगा, 8 जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसलिए 1 कॉर्नर पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आएगा वो कितना आएगा भाई, 1/8। ओके, ये आ गया सिंपल की बात। नंबर 2 देखते हैं, बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में तो एकदम सिंपल है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा बच्चों, बॉडी सेंटर में क्या होगा कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो कॉर्नर पे तो ऑलवेज रहेंगे, इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, एक फिक्स मान के चलो। इसके अलावा एक कहाँ पे रहेगा, बॉडी के सेंटर में। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ पहले कैसे होगा।
कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से एक तो आएंगे कॉर्नर पे, एक आएगा बॉडी सेंटर पे। आप खुद से इमेजिन कर लो यार, जो इसके सेंटर में आएगा उसका कहीं भी टच नहीं करेगा, वो सिर्फ कॉर्नर वाले एटम्स को टच करेगा, बाकी कहीं भी कोई कंट्रीब्यूट नहीं होगा। चाहे यूनिट सेल इसके फ्रंट हो, बैक हो, अप डाउन लेफ्ट राइट किधर भी आप यूनिट सेल बना लो, यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। तो बॉडी में जो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का वो 1 आएगा। 1 कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होता है? कॉर्नर पे। तो ओवरऑल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ कितने आएंगे? टोटल 2 आएंगे। ओके, अब नंबर बात करते हैं 3 वाले की। 3 वाला इंपॉर्टेंट है, ये आता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें कैसे आता है देखिए, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ये भी सिंपल है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। यहाँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक तो फेस पे होते हैं, ऑल फेस पे, ये ध्यान रखना। इसके अलावा होते हैं कॉर्नर पे। अब कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन भी पता है आपने, वो टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, 1/8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कंट्रीब्यूट होता है, तो 8 पे कितना हो गया? 1 हो गया। अब मैं फेस को लेके देख लेते हैं तो किस तरीके से होता है, इसको बना लेते हैं एक बार फटाफट। देखिए यहाँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक तो कॉर्नर पे भाई फर्स्ट। इसके अलावा जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आएगा वो आएगा 6 फेस पे। तो एक फेस तो ऊपर है इस तरीके से, यहाँ वाले फेस पे, यहाँ वाले, एक बैक वाले फेस पे, एक फ्रंट वाले फेस पे। तो ओवरऑल यहाँ देखिए जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आ रहा है एक फेस में कितना आ पा रहा है? हाफ इसमें आ रहा है, हाफ ऊपर वाले में जाएगा ना, तो इधर वाले में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। यहाँ अगर आप नया कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बनाते हो, नई यूनिट सेल, तो उसका भी हाफ पार्ट इसमें आएगा, ऐसे हाफ बाहर चला जाएगा इस तरीके से। ऐसे ही यहाँ जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा उसका हाफ बाहर जाएगा, हाफ अंदर जाएगा, ऐसे। ये एज ए लाइक एक बॉल की तरह इमेजिन करना है आपको, है ना, एक बॉक्स में बॉल हो ऐसे। तो यहाँ देखिए कंट्रीब्यूशन, इसका भी हाफ पार्ट तो बाहर रहेगा, हाफ अंदर, इस तरीके से। यहाँ भी कंट्रीब्यूशन कुछ इसी प्रकार का होगा। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो एक फेस पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आ रहा है उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 है। तो टोटल फेस 6 है, तो 6 फेस पे कितना आएगा? 6 × 1/2, यानी 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आएंगे फेस से, 1 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आएगा कॉर्नर से। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में अगर आपसे कोई भी टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पूछे तो वो कितने आ जाएंगे? 4, इस तरीके से। ओके, लेट्स क्लियर। आगे देखते हैं बच्चों, एंड सेंटर यूनिट सेल। फेस के बाद में आता है आपका एंड सेंटर। एंड सेंटर यूनिट सेल। तो एंड सेंटर यूनिट सेल क्या होता है? इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ आएंगे? तो देखते हैं नंबर 4, एंड सेंटर यूनिट सेल। इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आएंगे कॉर्नर प्लस 2 फेस। अब 2 फेस कौन से लेने? अपोजिट, कोई भी, एनी 2। तो यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देख लेते हैं कहाँ कहाँ होंगे, फटाफट कॉर्नर पे बना लेते हैं, और 2 अपोजिट फेस, यानी कोई भी 2 फेस ले लो अपोजिट। एक फेस में ये ले लेता हूँ ऊपर वाली, एक फेस ले लेता हूँ नीचे वाली। तो यहाँ देखिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हाफ यहाँ आएगा, हाफ यहाँ आएगा, और बाकी मिला के हाफ 1 आएगा। तो कॉर्नर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टोटल 1 आएगा। एक फेस पे कितना आता है? हाफ आता है। टोटल कॉर्नर की बात कर रहा हूँ, तो 2 फेस पे कितना आ गया कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स? 1। तो टोटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड सेंटर यूनिट सेल में कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है यार, कंट्रीब्यूशन देखना है। एक फेस पे हाफ आता है, 2 पे कितना आएगा? 1 आएगा। एक कॉर्नर पे 1/8, तो एक कॉर्नर में कितना? 8 × 1/8, और कितना हो गया? 1 हो गया। ओके, अगली बात करते हैं अपन SCP। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। बोर्ड में ये कभी नहीं आता, बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन पूछा जा सकता है। बाकी कंपटीशन में बहुत बार इसी को लेके क्वेश्चंस बनते हैं। तो SCP में क्या होता है ये ध्यान से देखना पड़ेगा अपने को। तो SCP में क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आएंगे वो कहाँ कहाँ होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आएगा इसमें एज पे, ठीक है, इसमें एक तो आएगा एज पे। इसके अलावा आता है इसमें फेस पे, इसके अलावा आता है इसके बॉडी सेंटर में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और फेस पे केवल 2 फेस पे आते हैं, 2 अपोजिट फेस, एनी 2। ओके, एज पे आएंगे। एज कितने होते हैं, कैसे क्या होते हैं, इससे पहले मैं आपको हेक्सागोनल यूनिट सेल बनाना सिखाता हूँ, तो उसके बाद इजी होगा। हेक्सागोनल कुछ इस तरीके से बना दो, हेक्सा का मतलब 6, तो 6 बना दीजिए इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6। देखिए
अब ये आपका हेक्सागोनल है, इसको क्या करना है, यहाँ से मिला देते हैं इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, सॉरी थोड़ा सा परफेक्ट नहीं बनाया डायग्राम, जस्ट आप इमेजिन कर सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए एज कितने हैं, एज देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एज आ गए टोटल। ओके, अब एक एज में कंट्रीब्यूशन कितना आएगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जैसे ये लेयर है वैसे ऊपर भी लेयर आएगी इसके, तो ऐसे काफी सारी यूनिट सेल होगी, तो यहाँ जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आएगा वो आना कितना चाहिए, देखिए वो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। तो यहाँ जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आएगा जितना इस लेयर के अलावा ऊपर वाली लेयर में भी जाएगा, तो यहाँ जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आएगा कुछ इस तरीके से ये। अब यहाँ अपने को लग रहा है कि आना कितना चाहिए था कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, हाफ, लेकिन उसमें देखिए हाफ में आप देखिए यहाँ एंगल कितना बन रहा है, एंगल कितना है 120 डिग्री। अब आप खुद से सोचो यार 360 का 120, अब देखो पहले आना तो कितना चाहिए था कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, हाफ आना चाहिए था, लेकिन हाफ के बजाय यहाँ देखो एंगल कितना बन रहा है 120 एंगल बन रहा है। तो 360 का 120 कितना पार्ट होता है, 1/3 पार्ट होता है, तो यहाँ पे हाफ का केवल 1/3 पार्ट आएगा। तो कितना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आएगा एक एज पे 1/6। टोटल एज कितने हैं 12 है। तो एज पे अगर आपसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पूछे रहे तो आपको बताना है 1 पे 1/6 आता है, 12 पे कितना आ गया टोटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 2। इसके अलावा मैं बात करूंगा 2 फेज पे, तो 2 फेज ये दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे हाफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आएगा, हाफ यहाँ पे आएगा। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फेज पे कितना आएगा 2 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, 2 फेज में कितना आ जाएगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 1 हाफ के हिसाब से। ओके, अब बात आती है यहाँ पे बाकी जो बॉडी के सेंटर में आते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कुछ इस तरीके से आते हैं 3 पार्टिकल्स, ठीक है, तो इस तरीके से। तो यहाँ बॉडी सेंटर में कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आ रहे हैं, ओवरऑल 3 पार्ट आ रहे हैं ना। तो यहाँ पे एज पे कितने आए टोटल 2 आए, फेस पे कितना आया 1, 2 फेस पे आएगा लेकिन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितना आएगा 1, 12 फेस में आएगा लेकिन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टोटल 2, और यहाँ बॉडी सेंटर पे कितने आ गए 3, तो 3 2 5 1 8 6। तो ओवरऑल आपसे पूछा जाए इफ नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देन वी विल कॉल 6 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, टोटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हाउ कैन वी डिस्ट्रीब्यूट एज, face and body center? Let's okay, now we will discuss about density. Okay, so what are the meaning of density? अब डेंसिटी को लेकर एक्सप्लेन करते हैं। डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल के अकॉर्डिंग डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करें, तो किसी चीज का डेंसिटी फाइंड आउट करने का पैटर्न क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू एक फॉर्मूला काम करता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम किसका काम करेगा, हर जगह यूनिट सेल पढ़ रहे हैं अपन, तो यूनिट सेल का ही वॉल्यूम चाहिए। और जहाँ तक आपके सिलेबस की बात आती है वहाँ हर जगह आपको एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी, इसलिए आपको क्यूब का वॉल्यूम माइंड रखना है यहाँ। और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ विड्थ एंड हाइट। तो LBH को मल्टीपल करोगे तो इसमें तो सेम नहीं आते हैं, इसलिए यहाँ पे हर चीज को आप R मान के चलो, A मान के चलो, तो यहाँ पे जनरली वॉल्यूम आप डायरेक्टली A क्यूब दिखाओगे, जहाँ A चाहे लेंथ बोलो चाहे हाइट बोलो कुछ भी बोलो, क्यूब के लिए सब क्या होते हैं सेम। तो यहाँ पे डेंसिटी बराबर क्या हो गया बेटा, यहाँ पे देखो जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स मिलेगा, A क्यूब डायरेक्ट मिल जाएगा। अब मास कैसे फाइंड आउट करें, तो जैसे मानो ये रूम है, जैसे आप जिस रूम में बैठे उसको इमेजिन करके देखो, जैसे मैं इसको इमेजिन करना सिखा देता हूँ, ये आपका क्यूब है, ओके। तो इस क्यूब में देखिए लेंथ हो चाहे विड्थ हो चाहे हाइट हो सब सेम है, तो इस रूम का वॉल्यूम तो फिक्स हो गया,
अब यहाँ जो डेंसिटी है वो डिपेंड करेगी यार, इसमें 2 जने बैठ रहे हैं, 4 जने बैठ रहे हैं, या 2 बॉल फिट कर रहे हो, या 5 बॉल फिट कर रहे हो, या 6 बॉल फिट कर रहे हो, या 1 बॉल फिट कर रहे हो, तो यही चीज डेंसिटी को बताएगा। तो AQ तो ऑलवेज फिक्स है। अब यहाँ डेंसिटी जो डिपेंड करेगा ना, वो इस चीज पे करेगा कि यहाँ नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने आ रहे हैं। और नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले मैंने सिखाया है कंट्रीब्यूशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी आपको टाइप से पता लग जाएगा। यूनिट सेल अगर आपकी SCP है, सिंपल टाइप की है या प्रिमिटिव टाइप की है, तो आप सोचोगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 1 है, तो आपको केवल 1 का मास पुट करना पड़ेगा यहाँ। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एंड सेंटर्ड है तो उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 2 होते हैं, तो 2 का मास पुट करना पड़ेगा। अगर मैं FCC की बात करूँ तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 4 है, तो 4 का मास पुट करोगे। इस तरीके से डेंसिटी यहाँ पे डिसाइड होगी। तो यहाँ पे मास डिपेंड करेगा, लेकिन मास किसका चाहिए, यहाँ पे मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये किसका चाहिए, मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब सिंगल होगा तो सिंगल का मास, ड्यूअल है तो ड्यूअल का मास, इसलिए इसको दिखाते हैं Z ड्रॉप है। जहाँ डेंसिटी का वैल्यू AQ का मतलब है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। मास का मतलब है मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है, सिंपली बात है। और Z का मतलब नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, क्या है, नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये डिपेंड करेगा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यहाँ पे M का मतलब तो मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, AQ मतलब क्यूब वॉल्यूम, क्यूब वॉल्यूम, ओके। अब इसको कैसे फाइंड आउट करें, तो देखते हैं। डेंसिटी बराबर, तो देखो ऐसे कैसे रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। Z मतलब नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट। मास कैसे फाइंड आउट करें, तो मास का एक फॉर्मूला होता है कि मास इक्वल होता है मोलर मास डिवाइडेड बाई अवोगैड्रो नंबर। अवोगैड्रो नंबर क्या होता है, Na का वैल्यू सबको पता है 6.022 into 10 की पावर 23, ओके। यहाँ पे 6.022 into 10 की पावर 23 Na का वैल्यू, तो मैं M की जगह, मास की जगह लिखूंगा मैं कैपिटल M। कैपिटल M का मतलब हो गया मोलर मास। यहाँ पे A क्यूब का A क्यूब रह गया, और यहाँ पे क्या गया, Na। ये आपका फॉर्मूला क्रिएट हो गया डेंसिटी का, ओके। तो डेंसिटी इक्वल होगा Z डॉट M AQ डॉट Na। जहाँ ये जो Z है वो बताएगा कि यहाँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर केवल कॉर्नर पे तो 1 लेंगे, कॉर्नर के अलावा अदर पोजीशन पे तो उस हिसाब से आप जैसे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल देखें उस हिसाब से इसको कंट्रीब्यूट करके देखेंगे, ठीक है। तो मैं फटाफट सारी में बता ही देता हूँ किस तरीके से आएगा, किस रेशो में आएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे सिंपल यूनिट सेल। तो यहाँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में देखो नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 1 आएगा, तो डेंसिटी बराबर यहाँ क्या आ गया, सिंपल सी बात है, Z का वैल्यू 1 हो गया तो M का M रह गया, यहाँ आ गया AQ डॉट N। मैं बात करूँ यहाँ पे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की ECC, तो यहाँ पे डेंसिटी बराबर Z का वैल्यू 2 आएगा तो 2 डॉट M AQ डॉट N, ओके। अगली बात करूँगा मैं बॉडी सेंटर की। तो बॉडी सेंटर में सेम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो 2 ही होते हैं, तो यहाँ पर डेंसिटी बराबर 2 डॉट M AQ डॉट N, ओके। अगली बात आती है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने हो गए, 4, तो Z की जगह 4 रख देना, M AQ डॉट N, इस तरीके से। लास्ट आता आपका SCP, सिंपल हेक्सागोनल क्लोज ब्रेकिंग SCP। तो यहाँ पे आएगा डेंसिटी बराबर 6 डॉट M AQ डॉट N। अब यहाँ पे आपको रिलेशन पूछा जा सकता है, तो आप एक चीज नोटिस अगर यहाँ पे कर रहे हो तो यहाँ पे M अपॉन AQ डॉट Na कॉमन है बस। अब यहाँ क्या चीज़ सेम है क्या डिफरेंट है, किस रेशो में चेंज आएगा वो आप आइडिया लगा सकते हो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग। और ये Z कैसे पता लगता है ये आपको पहले ही सिखा दिया है, इट्स ओके। अब इससे रिलेटेड, डेंसिटी से रिलेटेड और नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से रिलेटेड आप न्यूमेरिकल्स वगैरह सोल्व करके देख लेना। लेक्चर के एंडिंग में जो रिवर्स एग्जाम के क्वेश्चन है पिछले 10-15 सालों में कंपटीशन या जो CBSE के द्वारा पूछे गए हैं वो सारे में डिस्कस करूँगा, ओके। थैंक यू वेरी मच, और ट्राई टू मैक्सिमम शेयर इट। कंप्लीट देखना यार, अब जुड़े रहना, आप सीरीज बनाएंगे कंप्लीट अपनी, ओके। थैंक यू सो मच।